नमस्कार, मैं ज्योतिष कुमार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। कंज्यूमर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यूटिलिटी कंज्यूमर बिहेवियर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे हिंदी में उपयोगिता कहा जाता है। यह मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस का पार्ट है। इस वीडियो में हम कंज्यूमर बिहेवियर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूटिलिटी के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें इस वीडियो में हम और क्या क्या जानने वाले हैं। यूटिलिटी, कंसेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, अप्रोचेज ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी एंड कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी और पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू यानी कीमत विरोधाभास। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीरे की कीमत पानी के तुलना में इतना अधिक क्यों है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता क्या है? The want satisfying capacity of a commodity is called utility। अर्थात किसी भी वस्तु में हमारी इच्छा को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी को प्यास लगी है तो क्या होगा? यदि किसी को प्यास लगी है तो उसे पानी पीने की इच्छा होगी और वह पानी पिएगा। यानी कि पानी जो कि एक कमोडिटी है, ये उस व्यक्ति के इच्छा को संतुष्ट करता है, अर्थात उसे यूटिलिटी या उपयोगिता की प्राप्ति होती है। अब वो प्यासा व्यक्ति एक गिलास पानी पीता है तो एक गिलास पानी की उपयोगिता उसके लिए बहुत अधिक होगा। फिर वो दूसरा गिलास पानी पीता है तो उसकी उपयोगिता पहले गिलास पानी की तुलना में अपेक्षाकृत कम होगा। यदि वो फिर 3 या फिर 4 गिलास पानी पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है तो फिर उसके लिए पानी की उपयोगिता 0 हो जाएगी। अब यदि कोई उसे ज़बरदस्ती पानी देता है तो पानी की उपयोगिता उसके लिए क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। यह साफ है कि किसी वस्तु की यूटिलिटी 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। यूटिलिटी के मेजरमेंट के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं। यूटिलिटी मेजरमेंट के 2 प्रमुख अप्रोचेज हैं, कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी थ्योरी और ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.R. हिक्स और R.G.D. एलेन के द्वारा दिया गया है। एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के अनुसार यूटिलिटी को मापा जा सकता है। उन्होंने यूटिलिटी का मात्रक भी बताया। यूटिलिटी का मात्रक यूटिल होता है। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का एनालिसिस मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के सहारे किया जाता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी J.R. हिक्स और R.G.D. एलेन के द्वारा दिया गया है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के अनुसार यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता है, जबकि यूटिलिटी को ऑर्डर या रैंक में व्यक्त अवश्य किया जा सकता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का एनालिसिस इंडिफरेंस कर्व के सहारे किया जाता है। मार्शल के कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की कुछ प्रमुख मान्यताएं अर्थात एजम्पशंस हैं। यूटिलिटी इज मेजरेबल यानी यूटिलिटी को मापा जा सकता है। द कंज्यूमर इज रेशनल, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हिंदी में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता कहते हैं, के बारे में एग्जाम्पल और ग्राफ के सहारे जानेंगे।
हमने अभी एक प्यासे व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे उसके लिए पहला गिलास पानी की यूटिलिटी अधिक है जबकि दूसरा गिलास पानी की यूटिलिटी उसके लिए कम होता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति भूखा है और उसे सेव मिलता है खाने के लिए, तो पहले सेव की यूटिलिटी उसके लिए काफ़ी अधिक होगा। यदि वो एक सेव खा लेता है तो दूसरे सेव की यूटिलिटी उसके लिए अपेक्षाकृत पहले सेव की यूटिलिटी के तुलना में कम हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सेव फिर उसे मिलता है तो तीसरे सेव की यूटिलिटी उसके लिए और कम होगा, और यदि उसका पेट भर जाता है तो सेव की यूटिलिटी उसके लिए शून्य हो जाएगा। उसके बाद भी यदि उसे और सेव दिया जाता है तो उसके लिए सेव की यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा। दिए गए टेबल में हम देख सकते हैं कि एक सेव की कुल यूटिलिटी 20 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है, जबकि सेकेंड यूनिट सेव की मार्जिनल यूटिलिटी 15 है और कुल यूटिलिटी 15 + 20 यानी कि 35 है। 3 सेव की कुल यूटिलिटी इस प्रकार 45 और मार्जिनल यूटिलिटी तीसरे सेव की 10 है। इस प्रकार 4 सेव की कुल यूटिलिटी 50 हो जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी 5। हम देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी प्रति सेव की घट रही है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब कुल यूटिलिटी अधिकतम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाती है। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती है और कुल यूटिलिटी कम होने लगती है। दिए गए टेबल को आप खुद से भी ग्राफ खींचकर समझ सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहली बार 1884 में ही अर्थशास्त्री गॉसन के द्वारा दिया गया था, पर इसे बाद में फिर मार्शल के द्वारा विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किया गया और भी कई सारे अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी व्याख्या की है। अर्थशास्त्री जोवेंस ने इसे गॉसन फर्स्ट लॉ भी कहा है। गॉसन के अनुसार द मैग्नीट्यूड ऑफ वन एंड द सेम सेटिस्फैक्शन व्हेन वी कंटिन्यू टू एंजॉय इट विदाउट इंटरप्रिटेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज अनटिल सेटिस्फैक्शन इज रीच्ड। यानी कि जब हम किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो उसमें उसकी यूटिलिटी लगातार कम होती जाती है जब तक कि हमें पूर्ण सेटिस्फैक्शन प्राप्त न हो जाए। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, इसे ही प्रोपोर्शनलिटी लॉ भी कहते हैं, साथ ही इसे और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ इंडिफरेंस, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, और इसे ही गॉसेंस सेकेंड लॉ भी कहा जाता है। मार्शल हैज डिफाइंड इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी एज इफ अ पर्सन हैज अ थिंग which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक कंज्यूमर के वांट्स अनलिमिटेड होता है जबकि इनकम लिमिटेड होता है। ऐसी परिस्थिति में वो विभिन्न प्रकार का वस्तु इस तरह परचेज करता है कि उसे अधिकतम सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो सके। उस पॉइंट पर यदि हम विभिन्न वस्तुओं के मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो का कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो बराबर होगा, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। इस इक्वेशन में एम यू ए एंड एम यू बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए एंड बी है,
जबकि P प्राइस को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू यानी कि कीमत विरोधाभास। इसे डायमंड वाटर पैराडॉक्स भी कहते हैं, यानी हीरा जल विरोधाभास। यह विरोधाभास क्या है? मानव जीवन के लिए जल की उपयोगिता हीरे की तुलना में अधिक होता है, फिर भी हीरे का मूल्य जल से बहुत अधिक होता है। इसे मूल्य विरोधाभास या हीरा जल विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू कहा जाता है। विभिन्न फिलोसफर और अर्थशास्त्रियों के लिए यह एक रोचक विषय रहा है। प्लेटो, कोपर्निकस, जॉन लॉक ने भी इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। सन 1776 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में वैल्यू ऑफ यूजेज एंड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज के टर्म में इस कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया। उस समय तक मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट नहीं दिया गया था। मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट आने के बाद कई सारे अर्थशास्त्रियों ने पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को मार्जिनल यूटिलिटी के सहारे एक्सप्लेन किया। हीरा एक लग्जरियस गुड है और इसकी उपलब्धता बहुत कम है, इस वजह से मार्जिनल यूटिलिटी अधिक होता है और हीरा कीमती होता है, जबकि पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से उपयोगी होने के बावजूद मार्जिनल यूटिलिटी लो होता है, पानी कीमती नहीं होता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें और बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।